आज बात करते हैं जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस की। ये जन्म कुंडली का फर्स्ट हाउस है, प्रथम भाव जिसको बोलते हैं। और इस तरीके से जन्म कुंडली में ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है। कुंडली में जब हम एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं तो एक से लेकर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह लेकर 12 भाव होते हैं। कुंडली में कुल मिलाकर 1 से 12 भाव होते हैं। और ये कुंडली का है फर्स्ट हाउस, प्रथम भाव। जो कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो फर्स्ट हाउस होता है ना, वो आपका आपकी बॉडी है, आपका एटीट्यूड है, आप किस नेचर के हैं, आप कैसा व्यवहार रखते हैं, आपका बिहेवियर, आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, आपकी फिजिकल बॉडी कैसी है, आपका रंग रूप कैसा है। ये सब फर्स्ट हाउस से पता चलता है। कैसे आप दिखते हैं, किसी काम के प्रति आप कैसे अपना सेल्फ इफर्ट डालते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, किसी भी अ, चीज को पाने की इच्छा वो आपके अंदर कितनी प्रबल है। ये सब हमको फर्स्ट हाउस बताता है। फर्स्ट हाउस में जो भी प्लैनेट बैठता है उसके अपीयरेंस, उसका स्वभाव आपके दिलो दिमाग में, आपकी बॉडी में उतर जाता है। आप हमेशा उसी प्लैनेट से संबंधित चीजों को आप सोचेंगे, उसी चीजों, उसी प्लैनेट से संबंधित कामों में आप इंगेज रहेंगे। तो फर्स्ट हाउस कुंडली का तख्त स्थान होता है, फर्स्ट हाउस कुंडली का राजा होता है। अब फर्स्ट हाउस के बारे में किस तरीके से और जान सकते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। अब जैसे मान लीजिए फर्स्ट हाउस में यहां पर सूर्य प्लेस है। मान लीजिए यहां पर जन्म कुंडली में फर्स्ट हाउस में सूर्य प्लेस है, आपके प्रथम भाव में सूर्य बैठा हुआ है। तो ऐसा इंसान किस नेचर का होगा? ऐसा इंसान बहुत ही हिम्मत वाला होगा, उसका शरीर स्वस्थ होगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व का होगा। ऐसा इंसान बहादुर होगा, उसके शरीर की जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, वो बहुत अच्छी होगी, है ना। और क्योंकि ये फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ सूर्य सेवेंथ हाउस पर दृष्टि डाल रहा है। सूर्य जो है ना, बाय नेचर राजा के समान उसका नेचर है। तो वो अ, उसका वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है, उसको स्त्री क्लेश हो सकता है, स्त्रियों से संबंधित, जो पत्नी से हो सकता है उसका लड़ाई झगड़ा है ना? और खुद अपने आप में एक बहुत अच्छी पोजीशन है सूर्य की यहाँ पर। अगर मान लीजिए यहाँ पर सूर्य अशुभ कंडीशन में है, किसी तरीके से यहाँ पर खराब हो रहा है सूर्य, ठीक है, तो उसको सिर में दर्द रह सकता है, सिर के रोग हो सकते हैं उसको, है ना। दृष्टि, आंख वगैरह का कोई रोग हो सकता है, दृष्टि से संबंधित कोई खराबी देखने को मिलेगी, खासकर दाहिनी आंख में। ऐसे लोगों की बढ़ती उम्र के साथ साथ उनकी जो नजर है ना, वो कमजोर होती चली जाती है। वैसे सूर्य की यहाँ पर पोजीशन बहुत अच्छी है। इंसान बहुत ही ज्ञानवान होगा, ज्ञानी होगा, उसकी साहित्य में रुचि होगी, स्वतंत्र विचारधारा का होता है, क्योंकि राजा है ना सूर्य। उसको किसी के अंदर किसी अंडर में काम करना पसंद नहीं होता है, स्पष्ट बोलने वाला होता है, स्पष्ट वक्ता, राज्य सम्मान को प्राप्त करने वाला होता है, सरकार से लाभ प्राप्त करने वाला। और व्यवसाय भी वो स्वतंत्र रूप से करता है, किसी के अंडर में रह के काम नहीं करता। और जिसका भी सूर्य फर्स्ट हाउस में होता है, वो हमेशा उच्च पद को प्राप्त करने की उसकी इच्छा रहती है, उच्च पदाधिकारी हो सकता है। बस उसके अंदर ये है कि वो इस तरीके का उसका अथॉरिटी वाला नेचर होता है कि उसका जो है किसी के अंडर में काम करने का मन नहीं करता है। अब मान लीजिए फर्स्ट हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो चंद्रमा अगर यहां पर होगा तो ऐसा इंसान का दिमाग बहुत
जल्दी प्रसन्न हो जाएगा और बहुत जल्दी दुखी हो जाएगा। मानसिक स्थिति उसकी ऊपर नीचे होती रहेगी। थोड़ी सी प्रसन्नता मिलेगी, बड़ा खुश हो जाएगा। थोड़ा सा दुख मिलेगा, तुरंत दुखी हो जाएगा। ऐसा इंसान कभी पतला हो जाएगा, कभी मोटा हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा जो है ना, चंचल है, चलता रहता है चंद्रमा, फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो बॉडी कभी उसकी मोटी होगी, कभी पतली हो जाएगी। पत्नी का सुख उसको अच्छा मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा सौम्य प्लैनेट है, सेवेंथ हाउस को दृष्टि कर रहा है। ऐसे इंसान अ, गायन में भी रुचि रखते हैं, मतलब गाना गाने में भी उनकी बड़ी इच्छाएं रहती है। इनकी जो चेहरे की जो सुंदरता है ना, मुखाकृति, वो बड़ी आकर्षक होती है ना। चंद्रमा अगर मान लीजिए यहाँ पर अच्छी कंडीशन में है तो बहुत अच्छे फल देता है। और अशुभ अगर चंद्रमा हो जाएगा तो फिर यहाँ पर आपके दिमाग में निगेटिविटी को भरेगा। आप एक काम में नहीं टिक पाएंगे, आप इधर उधर कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलता रहे। मंगल अगर यहाँ फर्स्ट हाउस में होगा तो ऐसे इंसान का जो शरीर होगा ना, वो बहुत मजबूत होगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस में मंगल आकर बैठ गया है। थोड़ा सा उसको आग वगैरह से भय रहेगा, क्योंकि मंगल जो है ना, अग्निमय प्लैनेट है। उसको पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। बाल्यावस्था में, बचपन में उसको कुछ ना कुछ कष्ट हो सकता है। चोट चपेट लगना, एक्सीडेंट वगैरह होना, इस तरीके की समस्याएं मंगल यहाँ पर बैठ के देता है। पार्टनर से उसके संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, क्योंकि मंगल एक क्रूर प्लैनेट सेवेंथ हाउस को दृष्टि दे रहा है। तो उसके वैवाहिक जीवन में भी इस तरीके की उथल पुथल मची रहती है। दुर्घटनाओं की समस्या ज्यादा रहती है, ऐसे लोगों को एक्सीडेंट वगैरह ज्यादा होते रहते हैं। और बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है ऐसा इंसान। उच्च पदाधिकारी, सेना, पुलिस वगैरह में ऐसा इंसान जा सकता है। तो इस तरीके की फर्स्ट हाउस में मंगल की एनर्जी होती है। मान लीजिए यहाँ पर शुक्र ग्रह बैठा हो, तो शुक्र ग्रह जब फर्स्ट हाउस में होगा, ये चूंकि आपका शरीर है, आपका एटीट्यूड है, आपका स्वभाव है, तो ऐसा इंसान सुंदर होगा, विद्वान होगा, क्योंकि शुक्राचार्य बहुत ही विद्वान गुरु थे। भोग विलासी इस टाइप का इंसान हो सकता है, उसको भोग विलासता में बहुत रुचि हो। लोगों का सत्संगी होगा, लोगों के साथ में उसको रहना पसंद होगा। सुख उसको बहुत पसंद होगा, है ना? किसी भी चीज को प्लानिंग बनाना नीतिवान तरीके से, ये बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। वो दीर्घायु होगा, उसकी आयु लंबी होगी, क्योंकि शुक्र अच्छा प्लेनेट है, शुभ प्लेनेट। ऐसा इंसान बुद्धिमान होगा, थोड़ा सा जो उसका स्वभाव होगा ना, वो बड़ा सॉफ्ट टाइप का, प्रसन्नचित रहेगा हमेशा। उसको म्यूजिक वगैरह में बहुत रुचि होगी। सुगंधित वस्तुओं की उसको बहुत ज्यादा अभिलाषा होगी, परफ्यूम और सेंट वगैरह इस तरीके का यूज करने वाला हो। विपरीत लिंगी के प्रति वो काफी अट्रैक्ट रहेगा, उसका झुकाव थोड़ा सा ज्यादा रहेगा अपोजिट सेक्स की तरफ। शनि अगर फर्स्ट हाउस में होगा तो, सैटर्न अगर जैसे ही फर्स्ट हाउस में आएगा तो क्या तरीके इस किस तरीके के सिम्टम्स दे सकता है। वो इंसान शरीर की बनावट में उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी, कुरूप हो सकता है वो इंसान, आलसी प्रवृत्ति का हो सकता है ना। और दरिद्र टाइप का हो सकता है, मतलब अपने शरीर को ना साफ करने वाला, अपने शरीर की सफाई ना करने वाला। कामी हो सकता है, मतलब विपरीत लिंगी के प्रति उसकी डिजायर बहुत हो सकती है। बचपन में वो बीमार भी रह सकता है। तो इस तरीके का शनि फर्स्ट हाउस वालों को इफर्ट देता है, लेकिन वो पराक्रमी होगा, उसको मेहनत करना पसंद होगा, उसको वाहन आदि का सुख मिलेगा। काफी गुणवान व्यक्ति भी हो सकता है अगर शनि बहुत अच्छी पोजीशन में। तो फर्स्ट हाउस में शनि इस तरीके की एनर्जी रखता है। अब मान लीजिए यहाँ पर केतु आ जाए, केतु फर्स्ट हाउस में क्या रिजल्ट देगा? उसका मन स्थिर रहेगा, व्यवहार कुशल तो होगा, लेकिन चूंकि केतु का सर नहीं है, तो उसकी बुद्धि थोड़ी सी कमजोर हो सकती है। बहुत अच्छी सोच वाला नहीं सोच हो सकता है, मंदमती जिसको कहते हैं, किसी चीज को बहुत देर से सोच।
सन्यासी टाइप का हो सकता है, उसको अपने शरीर की चिंता ही नहीं होगी। केतु फर्स्ट हाउस। जुपिटर अगर मान लीजिए यहाँ पर बैठा होगा तो ऐसा इंसान बुद्धिमान होगा, सुखी होगा, धर्मात्मा टाइप का होगा, धनवान भी होगा, विद्वान होगा, है ना, दीर्घायु, उसकी आयु लंबी होगी, प्रतिष्ठित होगा वो, समाज में नाम होगा उसका, ज्योतिष में भी उसकी रुचि हो सकती है, राज्य से सम्मानित होगा वो व्यक्ति, सरकार से लाभ प्राप्त करने वाला होगा। तो जुपिटर फर्स्ट हाउस में होगा तो इस तरीके की एनर्जी इंसान के अंदर होगी। अब राहु अगर फर्स्ट हाउस में होगा, तो राहु जो होता है ना, विचार करने वाला प्लैनेट, किसी चीज को पढ़ने वाला प्लैनेट है, अध्ययनशील ऐसा इंसान होगा, विद्रोही स्वभाव का भी हो सकता है ऐसा इंसान, उसके अंदर बुरे कर्माश भी हो सकते हैं, दुर्व्यसन जिसको बोलते हैं, आक्रमणकारी नीति का होगा, बहुत तेज आवाज में बात करने वाला होगा, झगड़ा जल्दी कर सकता है, कामुक प्रवृत्ति का हो सकता है ऐसा इंसान। और जो राहु फर्स्ट हाउस वाले जो होते हैं ना, वो निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी की तरफ प्रोग्रेस करते हैं। इनकी लाइफ जो है ना, ऊपर नीचे लगी रहती है। तो इस तरीके से 9 के 9 प्लैनेट जो होते हैं वो इस हाउस में, फर्स्ट हाउस में, आपने देखा कि किस तरीके के रिजल्ट हमको देते हैं। अब फर्स्ट हाउस में आप सपोज करिए कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बैठ, जैसे फर्स्ट हाउस में जो भी राशि लिखी होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेष राशि लिखी होगी, तो मेष राशि का स्वामी हो गया मंगल। अब अगर फर्स्ट हाउस में मंगल ही आकर बैठ जाए, तो ये आपकी बॉडी की स्थिति के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है, ऐसा इंसान हमेशा स्वस्थ रहेगा। लेकिन ये स्थिति जो है ना, आदमी को सेल्फ सेंटर्ड बना देती है, आत्म केंद्रित दृष्टिकोण होता है ऐसे इंसान का। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, उनका जो जीवन है ना, वो अपने आसपास ही घूमता है, मतलब वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि मुझे लाभ कैसे मिलेगा या मेरा फायदा कैसे होगा, हर चीज में वो अपने आप को आगे रखता है। और ऐसा इंसान जिसका फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में ही होता है, वो हमेशा अपने आप के बारे में इस तरह सोचेगा कि मैं कैसा दिख रहा हूं, मुझे लोग कितना पसंद कर रहे हैं, मतलब अपने बारे में बहुत कुछ वो सोचता रहेगा, उसे क्या पसंद है, उसे क्या नापसंद है, इस मामले में बड़ा चूजी होगा। इसलिए आपने देखा होगा कई बार ऐसे इंसान जो सेल्फ सेंटर्ड नेचर के होते हैं ना, ये लोग अपने परिवार से घुल मिल नहीं पाते। जब घुल मिल नहीं पाएंगे तो परिवार से अलगाव रहेगा। ये लोग स्वतंत्र व्यक्तित्व में रहना पसंद करते हैं, मतलब इनको कोई छेड़े नहीं, उनको कोई परेशान न करे। अगर इनको कोई टोका टाकी करता है ना, तो ये बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं इस चीज से। कोई भी आदमी इनके ऊपर हावी होने की कोशिश करे या इनको नियंत्रित करने की कोशिश करे, तो ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं इसमें। तो अगर ऐसा इंसान सेल्फ सेंटर्ड है, तो उसको जो है ना, हमेशा जीवन में लाभ प्राप्त करने में परेशानी आएगी। क्योंकि जब भी आदमी सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा, फर्स्ट हाउस को बहुत ज्यादा बल दे देगा, तो ये कहीं ना कहीं सेकंड हाउस का नुकसान करेगा। क्योंकि फर्स्ट हाउस जो होता है ना, वो सेकंड हाउस का 12वां होता है, सेकंड हाउस का नुकसान करेगा। तो ऐसे इंसान जो अपने आप में आत्म केंद्रित हो जाते हैं, अपने आप में खो जाते हैं, ऐसे लोगों को धन संचय करने में बहुत परेशानी होती है। तो अगर आपको धन संचय करना है तो आपको सेल्फ सेंटर नहीं रहना, ये आपको हमेशा फोकस करना चाहिए। इस तरीके की जो चीजें हैं वो हम अपना नया कोर्स अभी स्टार्ट करने वाले हैं, डेस्टिनी हीलिंग टेक्निक। इस पद्धति में हम आपको सिखाएंगे कि कुंडली को कैसे रीड किया जाता है, कुंडली में क्या समस्या है, उसको एक्यूरेट तरीके से कैसे उसको प्रिडिक्ट किया जाता है, और अगर उस कुंडली में समस्या आ रही है तो उसको हम कैसे हील करें, उसको हम उस कुंडली के हिसाब से उस व्यक्ति को
कैसे ढालें, उसकी डेस्टिनी को उसकी कुंडली से हम कैसे मैच करें, और अगर उस कुंडली को हीलिंग की जरूरत है तो किस टाइप की हीलिंग की जरूरत है। क्या मंत्र साधना से उसको दूर किया जा सकता है? क्या सिंपल उसको सुझाव देके उस कुंडली के अनुसार उसके कर्मा को मिलान करके इस तरीके से उसको अलाइन किया जा सकता है? या उसको उपायों के द्वारा, अगर उसकी कुंडली बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति में जा रही है, उसकी लाइफ बहुत नेगेटिव स्थिति में जा रही है, तो फिर वहां पर उसको मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, उपायों की जरूरत पड़ेगी। तो किस तरीके से हम उसकी डेस्टिनी को हील करें, चाहे उपायों से, चाहे मंत्रों से, चाहे रत्नों से। तो इस तरीके का कोर्स हम डेस्टिनी हीलिंग टेक्निक, ये हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। जिसको भी इस कोर्स में इनरोल करना है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम व्हाट्सएप का लिंक आपको दिए दे रहे हैं, आप उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसकी क्या फीस है उसके बारे में और भी जानकारी के लिए आप पर्सनल जो है दिए हुए फोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस कोर्स को हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। ये कोर्स जो है ज्योतिष विज्ञान की जितनी भी अ, शाखाएं हैं उनका एक निचोड़ है। क्योंकि हर शाखा व्यक्ति ज्योतिष की नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। लेकिन उन सारी ब्रांचेस का जो निचोड़ है वो मैंने इस डेस्टिनी हीलिंग टेक्निक में आपके सामने मैं रखूंगा। और इस कोर्स को करने के बाद में आपको ज्योतिष के किसी भी शाखा की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप में एक संपूर्ण विज्ञान होगा। तो इसके बारे में अगर जानकारी चाहते हैं तो आप पर्सनल फोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे प्रथम भाव में, जब फर्स्ट प्रथम भाव का ही स्वामी बैठता है। अब सपोज फर्स्ट हाउस में मान लीजिए दूसरे भाव का स्वामी बैठ जाए, तो किस तरीके के रिजल्ट यहां पर आएंगे। अब जैसे ये सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस, यहां पर 2 नंबर राशि लिखी हुई है। सेकंड हाउस का स्वामी कौन होता है? शुक्र होता है। अब मान लीजिए शुक्र जो है ये फर्स्ट हाउस में आकर बैठ जाए, उसको बोलेंगे कि दूसरे भाव का स्वामी फर्स्ट हाउस में आकर बैठ गया। देखिए, जो प्लैनेट होते हैं वो रिजल्ट कैरियर होते हैं। मतलब वो एक भाव से अपने रिजल्ट जिस भाव में वो बैठे होते हैं वहां तक वो ले जाते हैं। तो दूसरे भाव का स्वामी जब भी फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो क्या स्थिति बनेगी? तो स्थिति ये बनेगी कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना वो स्वयं के प्रयासों से धनार्जन करते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेकंड हाउस है वो एक्यूमुलेटेड वेल्थ का है। जब सेकंड भाव का स्वामी फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो ऐसे लोगों का व्यक्तित्व इस टाइप का होगा कि वो अपने प्रयासों से ही धनार्जन करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि वो अपने आत्म प्रयासों को इतना बल दे, इतना मजबूत करें कि वो धनार्जन कर पाए। और धन ऐसे व्यक्तियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है, क्योंकि इनकी पूरी जो मानसिकता है वो धन से प्रभावित होती है। क्योंकि जो फर्स्ट हाउस है वो व्यक्ति का शरीर है और उसकी मानसिकता को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ये व्यक्ति पहले भाव के प्रभाव से ही धन अर्जित करते हैं। आप देखेंगे कि जो लोग फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं या चिकित्सक होते हैं या मनोचिकित्सक होते हैं या जिम से रिलेटेड कामों में होते हैं, वो सब इसी प्लेसमेंट की तरह मतलब होते हैं। इसी प्लेसमेंट, यही प्लेसमेंट उनके चार्ट में होती है कि उनका सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा हो। तो ऐसे लोगों को हमेशा एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, इनको जो है ना
कभी भी किसी भी काम के लिए आलस या टाल मटोल नहीं करना चाहिए। अगर वो इस तरीके के काम करेंगे तो फिर इनको प्रॉब्लम रहेगी। फर्स्ट लॉर्ड, ये फर्स्ट हाउस खुद को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर मान लीजिए थर्ड, तीसरे भाव का स्वामी अगर फर्स्ट हाउस में आकर बैठ जाता है, तो ये लोग हमेशा आप देखेंगे कि अपने सेहत को लेके बात करना पसंद करेंगे। अपने व्यक्तित्व को आकार कैसे दिया जाए, अपने व्यक्तित्व को निखारा कैसे जाए, उस पे हमेशा बात करना पसंद करेंगे। ये अपने आप के प्रति ये बहुत आकर्षित होते, मतलब आकर्षित रहते हैं अपने आप से, कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, या मुझे अपने एटीट्यूड को, अपने ऑल ओवर ऑरा को किस तरीके से और अच्छा बनाना है। अगर ऐसे लोग हमेशा अपने आप में आत्म सुधार करते रहे, तो इनके लिए ये बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। अपने आप को, अपने आप के बारे में सोचते रहना चाहिए ऐसे। हमेशा ऐसे लोगों को अपना स्तर बढ़ाने के ऊपर काम करना चाहिए, जिनका थर्ड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा होता है। अब चौथे भाव का स्वामी अगर फर्स्ट हाउस में आकर बैठ जाता है, तो ये इनकी मन की शांति के को बहुत मतलब ये सिचुएशन इनकी मन की शांति पर बहुत प्रभावित करती है, मनोस्थिति पर। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति होता है ना, वो हर बार नई नई चीजें सीखने को मतलब एक तरीके से आदी होता है, नई नई चीजें सीखना चाहता है। ये चूंकि हाउस भूमि भवन वाहन का भी होता है, तो ऐसे व्यक्ति स्वयं के प्रकाश स्वयं के प्रयास से जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब बनाते हैं। ऐसे लोगों की जो माँ होती है वो आपके प्रति बहुत अट्रैक्ट हो सकती है, आपसे बहुत घुली मिली हो सकती है। अपनी माँ को, ऐसे लोगों का नेचर अपनी माँ के जैसा हो सकता है। पंचम भाव का स्वामी अगर फर्स्ट हाउस में बैठे, तो ऐसे व्यक्ति बड़े खुश मिजाज टाइप के होते हैं, बहुत खुश रहने वाले होते हैं, खुश रहने की कला ये बहुत अच्छे से जानते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को अपने बच्चों से भी बहुत लगाव होता है। बड़े क्रिएटिव नेचर के होते हैं ये लोग, कलात्मक तरीके से अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं ये लोग। और ये जो हाउस है ये पूर्व जन्मों का भी है, पूर्व जन्म में जो आपने क्या कर्म किए। तो ऐसे जातकों के साथ में कुछ भी अगर अच्छा हो रहा होता है ना, ये उनके पूर्व जन्मों का प्रभाव होता है। तो ये था फिफ्थ लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में बैठता है। अगर सिक्स लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में बैठेगा, तो आप जो है ना, अ, मतलब उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटर नेचर के होंगे। मतलब आपके अंदर प्रतिस्पर्धा होगी, आपकी मानसिकता में आप हमेशा चीजों की तुलना करने की आदत होगी आपके अंदर। क्योंकि ये हाउस शत्रुओं का भी है, तो आपके आसपास लोग जो भी होंगे वो आपसे मतभेद रख सकते हैं। यही कारण है कि ऐसे लोगों का बहुत जल्दी दूसरों से झगड़ा हो जाता है ना। व्यक्ति के सिर से संबंधित कोई रोग हो सकते हैं, क्योंकि छठ सिक्स लॉर्ड जो है फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। तो ऐसे लोगों को बीमारियों से दूर रहने के लिए एक डेली रूटीन को अपनाना चाहिए, उचित आहार लेना चाहिए ऐसे लोगों को, एक दिनचर्या बनानी चाहिए। नहीं तो ऐसे लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। और मान लीजिए अगर आप कहीं नौकरी में हैं, तो आपको अपने व्यक्तित्व पे काम करने की जरूरत है, आपको अपनी इमेज बिल्डिंग के ऊपर काम करने की जरूरत है, अपने को निखारने की जरूरत है। अगर सातवें भाव का स्वामी अगर फर्स्ट हाउस में बैठे, तो जो सेवेंथ हाउस है ना, वो लोगों से बातचीत करने को दर्शाता है। कितना आप अन्य लोगों से आप बातचीत करते हैं। इसलिए आप देखेंगे जब भी सातवें भाव का स्वामी फर्स्ट हाउस में बैठेगा, तो ऐसे लोग लोगों के सामने बात करने के लिए नहीं जाते हैं, लोग खुद आते हैं इनके पास बातचीत करने के लिए।
वो अपने आप आएंगे इनके पास। पहले भाव में अगर सेवेंथ हाउस का स्वामी बैठेगा तो इनको जो है ना स्वतंत्र प्रकृति का जीवन साथी मिलेगा, लोगों से घुलने मिलने वाला, हंसी मजाक करने वाला। और अगर इनके पार्टनर पर कोई हावी होने की अगर कोई कोशिश करेगा तो उससे ये नफरत करने लगेंगे। सप्तम भाव जो होता है ना वो व्यापार का भी भाव होता है, इसलिए इस प्लेसमेंट के कारण व्यक्ति अपनी पसंद का व्यवसाय चुनता है। ऐसे व्यक्तियों को फर्स्ट हाउस से संबंधित व्यापार करना चाहिए, उसमें इनको अच्छी ग्रोथ मिलती है। ऐसे लोगों को अपने बिजनेस की ब्रांडिंग भी करनी होती है। जितनी आप अपने बिजनेस की ब्रांडिंग करेंगे, जितने भी अपने काम की आप ब्रांडिंग करेंगे, उसमें आपको लाभ। अब प्रथम भाव में फर्स्ट हाउस में अगर आठवें भाव का स्वामी आकर बैठ जाता है तो ये प्लेसमेंट दर्शाती है कि जातक या व्यक्ति को शारीरिक परेशानी का अनुभव रहेगा ऑल ओवर लाइफ। हालांकि ये हाउस जो है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। अपने दृष्टिकोण के साथ, अपनी मेहनत के साथ वो व्यक्ति अपने आप को बदल भी सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है अपने आप। और ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जो भी समस्याएं आती है ना उनका कारण वो खुद ही होते हैं। उनकी मानसिकता और उनका व्यवहार ही उनको सडन परेशानी का कारण होता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ही पीड़ा से गुजर रहा है और बहुत दर्दनाक स्थिति बनी हुई है तो उसको अपने आप को आत्म साक्षात्कार करना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए अकेले में बैठ के कि वो क्या गलती कर रहा है। नवम भाव हमारे भाग्य का है और नवम भाव का स्वामी जब फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो सीधा सीधा ये प्लेसमेंट व्यक्ति को भाग्यशाली बना देती है। व्यक्ति के पास में हमेशा ईश्वरीय कृपा रहती है, अचानक से उसको ईश्वरीय कहीं ना कहीं मदद मिलती रहती है। ऐसा इंसान बहुत सम्मानित होता है, धनी व्यक्ति होता है ना। तो कुल मिला के भाग्य का ऐसे व्यक्ति को हमेशा साथ मिलता है। जीवन में सफल होने के लिए ऐसे इंसान को हमेशा अपने स्तर को धार्मिक रूप से बढ़ाते रहना चाहिए। एक उसमें कोई भी निगेटिव थॉट्स उसको नहीं लाना चाहिए, पॉजिटिव वे में अपने जीवन को अलाइन करना चाहिए अगर ये प्लेसमेंट है। दसम भाव हमारे कर्मों का होता है और दसम भाव का स्वामी जब फर्स्ट हाउस में जाकर बैठता है तो ये हमारे कर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के लिए करियर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो करियर में अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो प्लेसमेंट है ये व्यक्ति को अपना मनपसंद करियर चुनने में काफी हेल्पफुल होती है, भाग्य उसका साथ देता है। व्यक्ति दूसरों की तुलना में आसानी से अपना करियर प्राप्त कर लेता है बिना ज्यादा मेहनत किए हुए। बिना ज्यादा मेहनत किए हुए वो एक अपने करियर के एक अच्छे पड़ाव पर पहुंचता है। ऐसे लोग अपने बॉडी से संबंधित या व्यवहार से संबंधित क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, जैसे राजनीति हुआ, शारीरिक प्रशिक्षण हुआ, मनोचिकित्सक हुआ। इन सब में ये बहुत अच्छा काम करते हैं। आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे लोगों के सामने पेश आते हैं, ये आपके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे हमेशा आपको फोकस बना के रखना चाहिए। इसी तरह 11वें भाव लाभ का स्थान है, 11वां भाव, और 11वें भाव का स्वामी जब फर्स्ट हाउस में बैठता है तो ये दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति स्वयं के प्रयासों से लाभ अर्जित करेगा और अपने मित्रों के बीच में, समाज के बीच में उसका जो व्यक्तित्व होगा वो बड़ा आकर्षक होगा। और व्यक्ति अगर बीमार भी हो जाता है तो ये प्लेसमेंट ये दिखाती है कि ऐसा व्यक्ति बीमारी से बहुत जल्दी रिकवरी कर लेता है। लाभ का भाव है, गेन का भाव है। 12वां भाव जो होता है वो व्यय का होता है। तो 12वें भाव का स्वामी जब फर्स्ट हाउस में बैठता है
तो ये आदमी को अकेलापन की स्थिति में रखता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, वो किसी के साथ में घुल मिलकर बात करना नहीं चाहते, और ये खुद अपने आप में आत्म केंद्रित होते हैं, और यही इनकी कमजोरी का कारण होता है। तो ये हाउस निवेश का है। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि ये लोग खुद के ऊपर निवेश करें, किसी भी तरीके का निवेश कर सकते हैं ये। और अच्छा जीवन जीने के लिए, सार्थक जीवन जीने के लिए आदमी को देना सीखना चाहिए, छोड़ना सीखना चाहिए। ये इनके अंदर आर्ट होनी चाहिए। जब इस तरीके की आर्ट इंसान के अंदर होगी, तो 12वां भाव बहुत अच्छी तरह काम करेगा। ठीक है। तो ये हमने आज फर्स्ट हाउस के बारे में सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड हाउस के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, इसी तरीके से ज्योतिष सीखते रहिए। जय श्री राम।